ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सफल 11 वर्षों की यात्रा पर विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए भारत के बुनियादी ढांचे में नई क्रांति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के पूर्व सचिव और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार और वरिष्ठ पत्रकार दीपक कुमार दास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार नव विक्रम सिंह। आज देश में बहुत तेजी से मेगा प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। आप नॉर्थ में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज में से एक चिनाब ब्रिज बना है। वेस्ट में जाएंगे तो मुंबई में देश का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु बना है। ईस्ट में जाएंगे तो असम के बोगी ब्रिज के दर्शन होंगे और साउथ में आते हैं तो दुनिया के गिने चुने वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज में से एक पंबन ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ है। हम कभी सीमित संसाधनों और चुनौतियों के बीच अपनी राह तलाश रहे थे, लेकिन आज एक नई पहचान गढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। पिछले 11 वर्षों में भारत ने बुनियादी ढांचे में जो क्रांति देखी है वो महज ईंट, सीमेंट और रेल लाइनों की नहीं है। ये विकसित भारत के लिए संकल्प की दृढ़ता है। रेलवे से राजमार्ग, समुद्र से आसमान, गांव के पंचायत भवन से लेकर संसद तक, हर जगह विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। ये केवल निर्माण नहीं, ये भविष्य की नींव है। ये है भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति। आज अपने विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे बीते दशक में भारत के आधारभूत ढांचे में हुई अभूतपूर्व प्रगति के बारे में। देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। पिछले दशक में भारत ने समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण से अभूतपूर्व पैमाने पर बुनियादी ढांचों का विकास देखा है। राजमार्ग निर्माण का दैनिक औसत बढ़कर अब तक के उच्चतम स्तर 34 किलोमीटर प्रतिदिन पर पहुंच चुका है, जो 2014 की तुलना में लगभग 3 गुना है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आर्थिक गलियारे विकसित करने और रसद लागत को कम करने के लिए 20,000 किलोमीटर से अधिक राजमार्गों का निर्माण किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2014 से अब तक 7,80,000 किलोमीटर से अधिक की लंबाई की सड़कों के निर्माण के द्वारा ग्रामीण संपर्क 99% पहुंच गया है, जबकि पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 44 मंत्रालयों और 36 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को GIS आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया है। रेलवे की क्षमता में भी व्यापक वृद्धि हुई है। 45,000 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया गया है तथा 333 जिलों को जोड़ने वाली 68 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जा रही हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। विमानन क्षेत्र में उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक के तहत 88 हवाई अड्डों को कार्यरत किया गया है। मेट्रो रेल कनेक्टिविटी अब 23 शहरों तक फैली हुई है, जिसके साथ भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत बंदरगाहों और अंतर्देशीय जलमार्गों से जुड़ी 277 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चेनाब रेलवे ब्रिज, दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल और दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के इंजीनियरिंग करिश्माओं के अविश्वसनीय प्रतीक हैं। ये सभी मील के पत्थर उत्पादकता को बढ़ावा देने के साथ साथ संयोजकता में सुधार और 2047 तक विकसित भारत की नींव रख रहे हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के पूर्व सचिव DS मिश्रा जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। इसी के साथ रेलवे बोर्ड में कार्यकारी निदेशक सूचना और प्रसार दिलीप कुमार जी भी हमारे साथ हैं। सर, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक दास जी भी जुड़े हुए हैं। नमस्कार। स्वागत है दीपक जी। दिलीप जी, आपसे ही शुरू करूंगा। रेलवे ने बीते 11 वर्षों में जो बदलाव किए हैं वो अपने आप में एक मिसाल है और हाल ही में एक सदी पुराना सपना जो महाराजा प्रताप सिंह ने देखा था वो पूरा हुआ है। चिनाब ब्रिज कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं, क्योंकि कश्मीर को रेल के जरिए जोड़ने का सपना बहुत पुराना है। कितनी बड़ी उपलब्धि है भारतीय रेल के लिहाज से? माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में
और माननीय रेल मंत्री जो हमारे हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी। तो ये जो 11 साल हैं भारतीय रेल के, आप कह सकते हैं कि ये कायाकल्प के वर्ष रहे हैं और इस पीरियड में भारतीय रेल ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। भारतीय रेल को देश की जीवन रेखा कहा जाता है और अब जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हो गई, तो ऐसे में जो आधारभूत संरचनाएं हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग माध्यम हैं, इन सब की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है और इसी के मद्देनजर भारतीय रेल खुद को तैयार कर रहा है और अपनी पहचान जो है उसको काफी मजबूत कर रहा है। हमारा उद्देश्य है कि देश के जो सीमावर्ती इलाके हैं, सुदूर क्षेत्र जो है, जहां तक अभी रेल कनेक्टिविटी नहीं थी, वहां तक कैसे पहुंचा जाए, इसके लिए एक बृहद योजना भारतीय रेल ने बनाई है और उसी पर काम हो रहा है और यह काम इतनी तेजी से हो रहा है कि दुनिया भी यह देख करके दंग है कि इतने कम समय में पूरी प्लानिंग से लेकर के कार्य के एक्सक्यूशन तक भारतीय रेल इसको कर सकने में सक्षम हो रही है। यदि आंकड़ों की बात करूं तो पिछले 11 सालों में भारतीय रेल ने 31,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक का निर्माण किया है। यह अपने आप में काफी बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि पहले जो भी हमारा ट्रैक था 75 सालों का ये जो सफर है, तो इसमें जितने ट्रैक का निर्माण हुआ पिछले 10 सालों में उसका कम से कम 70 से 80% ट्रैक बना है। इसी तरह से पिछले 10 वर्षों की अवधि में या 11 वर्ष में कहिए कि 45,000 रूट किलोमीटर का जो ट्रैक एरिया है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। उससे पहले देश का जो टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन था वह करीब 40% हुआ करता था और अब यह बढ़ करके 98.5% तक पहुंच गया है। हमने रेलवे में बुनियादी ढांचे के विकास की बात की। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के कायाकल्प के बारे में अपने एक संबोधन में क्या कहा था। हम दुनिया भर में कहीं भी देखें, जो देश समृद्ध हुए, औद्योगिक रूप से सक्षम हुए, उनमें रेलवे की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए रेलवे का कायाकल्प भी विकसित भारत की गारंटी है। आज रेलवे में अभूतपूर्व गति से रिफॉर्म हो रहे हैं। तेज गति से नए रेलवे ट्रैक्स का निर्माण, 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत जैसी नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन, आधुनिक रेलवे इंजन और कोच फैक्ट्रियां, ये सब 21वीं सदी की भारतीय रेल की तस्वीर बदल रही है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा डी मिश्रा जी, हम अगर जैसा कि ट्रैक के बारे में दिलीप जी ने बताया, हाईवे पर भी बात करें, करीब 91,000 किलोमीटर हाईवे था 2014 तक, जो अब 1.5 लाख किलोमीटर के आंकड़े तक पहुंचने वाला है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि सड़क की, क्योंकि गति है तो प्रगति है हम कहते हैं, तो सड़क की जो बनाने की गति है उसे कैसे देखते हैं आप? जो हाईवे का जाल, एक्सप्रेसवे का जाल जो बिछाया गया है, उसे कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि पिछला जो हमारा 11 साल है, ये हमारे देश के इतिहास का एक बहुत बड़ा स्वर्णिम काल है। जिस तेजी के साथ हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी आपको जो है दिलीप जी ने उदाहरण दिया रेलवे के बारे में, तो रेलवे नहीं बल्कि नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, पोर्ट के बारे में, एयरवेज के बारे में, मेट्रो के बारे में, आरआरटीएस के बारे में, इस कमाल का काम हुआ है जो कि कोई आज से 10 साल पहले सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह का काम हो सकता है। अब आप सोचिए कि अगर आप जैसे नेशनल हाईवे की बात कर रहे थे, जो 2004 से 14 के बीच में करीब 4 से 5 किलोमीटर का एवरेज था पर डे का, और अभी लगभग 30 किलोमीटर का एवरेज है पर डे का। जिस तेजी के साथ नेशनल हाईवे का विकास हुआ, भारतमाला का विकास हुआ है, और इसमें और तेजी बढ़ा गई है जब से पीएम गति शक्ति का जो मास्टर प्लान तैयार हुआ है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया, एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। कि हमें दिक्कतें किस बात की होती है? जमीन की दिक्कत होती है, अलाइनमेंट की दिक्कत होती है, मैंने रिक्विजिशन की दिक्कत, बहुत सारी हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है, पीएम गति शक्ति के माध्यम से जो तमाम सारे जो क्या क्या उसके अंदर जो है फैसिलिटीज पड़ी वो उनको हटाने के बारे में होता है, ये सब कुछ पीएम गति शक्ति के माध्यम से इसको पूरा सॉल्व कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि रफ्तार और ज्यादा बढ़ गई है, और उसके साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी का जिस लेवल का एडॉप्शन हुआ है, जिस प्रकार से हम लोग जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में आज जो दुनिया की जो बेस्ट टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उसको अगर हम लोग जो अडॉप्ट करते हैं, उसकी वजह से भी हमारी गति बहुत तेज हुई है। तो जिस प्रकार से आज हम स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, और एक फ्लेक्सिबल तरीके से कैसे हम लोग इंश्योर करते हैं कि जो काम रुका पड़ा हुआ था, बरसों से पड़ा हुआ था,
अब आप देखिए अभी हाल में प्रगति समीक्षा माननीय प्रधानमंत्री की प्रगति समीक्षा की वजह से क्या होता है कि सालों साल से कहीं पे कोई इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए पड़ा हुआ है, कोई लैंड एक्विजिशन के लिए पड़ा हुआ है, कोई मुकदमा कोर्ट में पड़ा हुआ है, ये सारे के सारे मसले सॉल्व हो जाते हैं। और इससे जो रेल में भी गति आती है, नेशनल हाईवे गति आती है, एक्सप्रेसवे जो कि 2004 से 14 एक्सप्रेसवे नाम मात्र का था और आज आप देखिए करीब 2500 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हो गया। और जिस तेजी से बनना है, आप सोचिए दिल्ली से मुंबई आपको पहुंचना है, कितना जल्दी आप पहुंच सकते हैं। आप क्या समझते हैं जो डिजिटल इंडिया का जो पहल थी वो कितना महत्वपूर्ण साबित हुई है जो बुनियादी ढांचे का विकास है उसमें? आप सोचिए कि पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में केवल 8.5 लाख मकान बने थे, उसमें भी 2-2.5 लाख मकान तो खाली पड़े थे और हमने अभी 1,20,00,000 के आसपास मकान सेंसे के 90 लाख से ज्यादा पूरे कर लिए। और मकान ही नहीं पूरे किए बल्कि उसमें बिजली भी है, पानी भी है, उसमें गैस का कनेक्शन भी है, वहां पे सारी सुविधाएं भी। और वो कैसे हुआ? केवल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। अब हम हर मकान को देख सकते हैं कि उस मकान की क्या प्रगति है, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, एक एक चीज को हम लोग अपने टर्मिनल के ऊपर बैठ करके देख सकते हैं। जिस लेवल का टेक्नोलॉजी का माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, जिस प्रकार से प्रगति के माध्यम से आज तक मैंने सोचा नहीं कभी कोई देश का प्रधानमंत्री सीधे समीक्षा कर रहा हो। ऐसी योजनाएं जो 50-50 साल, 20-20 साल, 10-10 साल से ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी, उनका अप्रूवल हो रखा था, उसका एक बार नहीं 2-2 बार उसका शिलान्यास हो रखा था, ऐसी योजनाएं पूरी नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो ब्यूरोक्रेटिक तमाम सारे मसले कहीं पे कोर्ट में, कहीं पे वो मामले फंसे पड़े हुए थे। अब उन चीजों को जब एक बार हमने उसको डिजिटल माध्यम से देखना चालू किया तो सारी चीज सामने आगे बिल्कुल साफ साफ दिखने लगा और उसके बाद उसका सोल्यूशन निकला। तो हम ही लोग, ऐसा नहीं कि कोई व्यवस्था परिवर्तन हुआ, तो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो सिविल सर्विसेज थी, उन्हीं के माध्यम से उनको सही रास्ता दिखा करके। और हमने देखा जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी फ्रंट से लीड करते हैं, मैंने फ्रंट से लीड करते, किसी भी कार्यक्रम के बारे में, किसी योजना के बारे में वो सीधे सामने से बताते हैं। अब हमें इतना गाइडेंस मिलता था कि आप उसको देखें कि जैसे हमें हाउसिंग में कोई दिक्कतें आ रही हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, तो दुनिया की जो बेस्ट टेक्नोलॉजी थी, तो हमने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज किया। जो हमारे लाभार्थी थे, लाभार्थी को तमाम सारी दिक्कतें आती थी कि उनको जो कभी लोन नहीं मिल रहा है, कभी कुछ नहीं हो रहा, तो उनके लिए क्लैप सिस्टम लागू किया जिससे उसको हम डायरेक्टली ट्रैक कर सके, एक एक चीज को ट्रैक कर सके। ये हमारे नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवेज के बारे में हम एक एक चीज को ट्रैक कर सकते थे, उसकी मेंटेनेंस के बारे में पूरा ट्रैक कर सकते थे। तो जिस तेजी के साथ टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ हमारे देश में, मैं समझता हूं कि ये कमाल की ये 10 साल जो हुए ये बेमिसाल है। मतलब इसके बराबर शायद कभी हिंदुस्तान के इतिहास में, और मैं समझता हूं कि इसकी गति जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो हमें 2047 का एक संकल्प ले लिया कि हमारे देश को विकसित भारत बनेगा, जिस रफ्तार से हमारा देश विकसित भारत बनने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है। निश्चित तौर पर एक बड़ा योगदान है। दीपक जी, आप बुनियादी ढांचे का विकास, चाहे रेल हो, चाहे सड़क हो, चाहे पोर्ट्स हो या फिर हवाई यात्रा हो, बुनियादी ढांचे का विकास किस तरीके से देखते हैं? बीते दशक में कितना हम आगे आए हैं? आई थिंक देयर हैज बीन अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू दिस एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हो सकता है, मुझे लगता है कि बहुत सालों के बाद हम एक परिवर्तन देख रहे हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप पूरा प्लानिंग कर रहे हैं, सोच समझ में बात आ रहा है। जैसा आपने कहा, मुझे याद है कि जब ये प्रधानमंत्री पहली बार बने, उसके बाद शायद एक मीटिंग में उन्होंने कहा था कि व्यवस्था ऐसे बनाओ जो कि व्यक्ति एक छोर से दूसरे छोर देश का 24 घंटे में पहुंच जाए। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी सोच था कि जो है एंड टू एंड कनेक्टिविटी, मतलब आपका रेल को रोड से जोड़ना, रोड को एयरपोर्ट से जोड़ना, एयरपोर्ट को पोर्ट से जोड़ना, पोर्ट को फिर आपको जो इंटरलैंड, जो आपको कहते हैं इनलैंड वाटरवेज से जोड़ना है। तो मुझे लगता है इस पे एक बहुत ढांचागत परिवर्तन हुआ है। और जैसे कि कहा गया अभी कि इस तरह से जो पीएम गति शक्ति आया, एक पूरी बदलाव आई है पूरी सिस्टम में। आपको गैप नजर आता है कि जैसे पोर्ट में अगर पोर्ट बन गया है लेकिन पोर्ट में आपको रेल कनेक्टिविटी नहीं है, वो शायद बहुत साल तक सोचा नहीं गया था। एक सरकार आई, बहुत अच्छी पोर्ट बना दी, लेकिन वहां से कैसे सामान जाएगा आएगा उसकी व्यवस्था नहीं किया गया। तो जब तक आप गैप को पहचान नहीं करेंगे तो आपका जो पूरा विकास का जो ढांचा ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है इस पे बहुत ज्यादा काम हुआ है। आज अगर आप देखेंगे, चाहे पोर्ट कनेक्टिविटी फॉर बाय रोड, पोर्ट कनेक्टिविटी बाय रेल, port connectivity by other means, so that has become a big way of doing things. That is one. Number two, I'll just go back to one line. We talked about the national highway development. In past 11 years, it's actually 1.06 lakh kilometer that has been built. और दूसरी बात देखिए कि आप थोड़ा सा 2014 के पहले जाएं तो हमारे करीबन 40-50% जो हाईवे थे वो सिंगल लेन थे। तो नेशनल हाईवे जो आप कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, वो भी सिंगल लेन, जिसका कोई मतलब नहीं था। आज उसका मतलब औसत बहुत ही नीचे चला गया। और हमें उम्मीद है कि करीबन 2027-28 के बाद शायद इसके और सिंगल लेन हाईवे आपको नहीं रहेगा, जो नेशनल हाईवे जिसे कहते हैं। तो ये पूरा परिवर्तन हुआ है। पोर्ट सेक्टर में अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन जो हुआ है, जिसको हम कहते हैं, देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम। दैट्स ए बिग बेंचमार्क फॉर एनी पोर्ट।
दैट once a ship comes it has to be offloaded and also it should go back. तो उस पे बहुत ही अच्छा काम हुआ है। आज के दिन में विश्व की नंबर 10 जो बेस्ट पोर्ट्स में हमारे कुछ पोर्ट्स आते हैं। इसका मतलब यह है कि पूरी व्यवस्था को टेक्नोलॉजी, मैन पावर डिप्लॉयमेंट, सिस्टमिक इंप्रूवमेंट सब कुछ किया गया। पोर्ट डेवलपमेंट की बात करें तो आपको पता होगा कि रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री ने केरला में एक बहुत बड़ी पोर्ट का इनॉग्रेशन किया था। विश्व का एक सबसे बड़ा कंटेनर जहाज परसों ही वहां पे मतलब डॉक किया है। सो इफ यू गो बियॉन्ड दैट, उसके ऊपर हमारे पास जो है अब दिस वधावन पोर्ट इज नाउ कमिंग अप, all more than 76,000 crore of investment. Now Vadavan port will going to change the entire scene of our nation. That port will become one of the top 10 ports in the world. पहले हम सोचते थे कि एक स्टेट दूसरे से कंपटीशन कर रहा है। अब टाइम हैज कम व्हेन इंडिया इज गोइंग टू कम्पीट रादर लीड द होल वर्ल्ड। दैट्स माय। दिलीप जी, एक बार फिर आएंगे हम, क्योंकि अमृत भारत स्टेशन योजना अपने आप में इतनी अहम साबित हुई। जैसे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की बात हो रही थी, हमारे जो रेलवे स्टेशन है वो महत्वपूर्ण केंद्र बने, सिटी सेंटर के तौर पर डेवलप किए जाएं। अमृत भारत स्टेशन योजना से कितनी प्रगति हुई है उस योजना में, और कितने स्टेशंस हम रीडेवलप करने का हमारा प्लान है? जो अमृत भारत स्टेशन योजना है अपने आप में काफी महत्वाकांक्षी योजना है, और इस योजना के तहत हम लोगों ने देश के 1300 से अधिक स्टेशनों का चयन किया है और उनका रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। कई स्टेशन हम लोगों ने वर्ल्ड क्लास के रूप में भी डेवलप किए हैं, चाहे वह अयोध्या हो, वाराणसी हो, प्रयागराज का अपना स्टेशन है, रानी कमलापति स्टेशन है। तो ऐसे स्टेशन हम लोगों ने वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ डेवलप किए हैं। इस योजना के तहत भी जो स्टेशन डेवलप किए जा रहे हैं उसमें से 103 स्टेशनों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा चुका है, और कई ऐसे ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थल हैं जिनसे जुड़े स्टेशनों का विकास हम लोग कर रहे हैं। चाहे वह दक्षिण भारत का रामेश्वरम हो, मदुरई हो, या फिर उत्तर भारत में आप देखिए तो सबसे व्यस्तम स्टेशनों में से एक नई दिल्ली और दिल्ली का विकास हो। तो ये सब स्टेशन जो कि हम लोगों ने चिन्हित किए, इन सब पर काफी तेजी से काम हो रहा है और बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और ये जो पूरा डेवलपमेंट है वो इस ढंग से किया जा रहा है कि न सिर्फ हम अधिक संख्या में रेलगाड़ियों का परिचालन कर सकें, बल्कि जब पैसेंजर या लोग स्टेशन पर आए तो वह भारतीय संस्कृति, भारत की जो हमारी अपनी विरासत है, उससे एक विशेष प्रकार का जुड़ाव महसूस कर सकें। जैसे अयोध्या स्टेशन का जब विकास हमने किया तो उस स्टेशन को हम लोगों ने अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर विकसित किया है। मदुरई का जो स्टेशन डेवलप किया जा रहा है उसमें हम लोगों ने उसके प्रवेश द्वार पर गोपुरम की व्यवस्था की है, जो कि द्रविड़ निर्माण कला का एक अनिवार्य अंग है। जो स्टेशन विभिन्न वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के पास डेवलप किए जा रहे हैं, जैसे सिवनी स्टेशन है जो कि पेंच अभयारण्य के पास है, तो उसका विकास हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ से प्रेरित होकर के किया है। 2014 से पहले जब हम जो वंदे भारत जैसी ट्रेनों की कल्पना कर पाना भी मुश्किल था, आज हम देख रहे हैं एक बड़ा बदलाव। 150 से ज्यादा वंदे भारत इस समय देश में दौड़ रही हैं और अलग अलग क्षेत्रों में लगातार बढ़ाई जा रही हैं। तो वंदे भारत ने भारतीय रेल की जो छवि है उसे कितना बदला है? माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस है मेड इन इंडिया, यानी कि देश के अंदर निर्माण कार्य हो एंड मेक इट फॉर द वर्ल्ड, यानी कि जो भी हम निर्माण करें वह न सिर्फ देश में उपयोगी हो बल्कि विश्व स्तरीय भी हो, विश्व के दूसरे देश भी उसकी ओर नजर रखें कि हमारे देश में भी ऐसी सेवा उपलब्ध कराई जाए। इसी श्रृंखला में हम लोगों ने 3 या कुल मिलाकर के 4 ट्रेनों पर बहुत अच्छा काम किया है, और जो 3 ट्रेनें अभी सेवा में आ गई हैं उनको आधुनिक भारतीय परिवहन व्यवस्था की त्रिवेणी के रूप में हम लोग देखते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस, नमो भारत रैपिड रेल और अमृत भारत एक्सप्रेस। देश में अभी 140 से अधिक वंदे भारत स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है, जिसमें वह 2 वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है, जिसका परिचालन हम लोग श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर के बीच कर रहे हैं। वह प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हो गया है। हर देशवासी का एक सपना कि ट्रेन के माध्यम से हम कश्मीर चलें, ये सपना करीब 100-150 साल पुराना है और यह सपना माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये जो 140 या 142 जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें हैं वह पूरे परिवहन सिनेरियो को बदल रही है। देश की युवाओं का नया क्रश जो है वह वंदे भारत एक्सप्रेस है। हर कोई चाहता है कि एक कंफर्टेबल विश्व स्तरीय यात्रा हम लोग करें। इसी तरह से हम लोगों ने अमृत भारत ट्रेनों का जो विकास किया है वह नॉन एसी सेगमेंट में अपने आप में बेस्ट ट्रेन जो वर्ल्ड की है उसमें भी लोग बोलते हैं कि बेटर देन द बेस्ट। तो हम लोग उस अवधारणा पर काम करते हुए उस ट्रेन को डेवलप किए हैं। और जो अर्बन रिक्वायरमेंट है 2 शहरों के बीच की दूरी को कम करने के लिए या वहाँ उसमें कंफर्टेबल यात्रा सुनिश्चित करने के लिए
नमो भारत रैपिड रेल का विकास किया गया है। ये सारी ट्रेनें जो है अपने देश में बनाई जा रही हैं। जो अपना फैक्ट्री है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, वहां पर निर्माण हो रहा है। तो निश्चित रूप से और एक और जो ट्रेन अभी जिसकी चर्चा अभी चालू हुई है वो है वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का, जो भी ट्रायल पर है। तो यह भी भारतीय परिवहन व्यवस्था को काफी मजबूती देगी। आपने अभी वंदे भारत ट्रेन के बारे में विस्तार से बताया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक संबोधन का अंश, जिसमें उन्होंने इस ट्रेन को नए भारत का प्रतीक कहा। ये ट्रेन नए भारत के संकल्पों और सामर्थ्य का प्रतीक है। ये उस भारत का प्रतीक है जो तेज बदलाव के रास्ते पर चल पड़ा है। ऐसा भारत जो अपने सपनों, अपनी आकांक्षाओं को लेकर अधीर है, हर हिंदुस्तानी अधीर है। ऐसा भारत जो तेजी से चलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो सब कुछ श्रेष्ठ चाहता है, उत्तम चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो अपने हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। डीएस मिश्रा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, खासतौर पर आप जब सचिव थे तब शुरुआत हुई स्वस्थ, जो हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए, हमने ग्रामीण क्षेत्रों में भी घर बनाए सरकार ने, और शहरी क्षेत्रों में भी घर बनाए। लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ। इस तरीके के जो डेवलपमेंट हैं, जो कि समाज में जो पिछले पायदान पर लोग थे, उनके जीवन स्तर को कितना बेहतर किया है इस तरीके की बुनियादी ढांचे ने। ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो फोकस है, वो बार बार कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग, जो सरकार के दो महत्वपूर्ण जो फोकस है। तो ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा हर कोई क्या चाहता है? अपने सर पे एक छत चाहता है। पूरी जिंदगी की तमन्ना होती है कि हमारे पास एक मकान हो। तो आज हमारे देश में लगभग 4 करोड़ मकान, शहरों में 1 करोड़ से ज्यादा और देहाती इलाके में 3 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के बन के तैयार हुए और पूरी तरीके से लोग उसमें रह रहे। जब मैं भारत सरकार का सचिव था, उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव था, मैं जाकर के देखता था, उनकी खुशियां देख करके, उनकी माँ या बच्चों की खुशियां उनके चेहरे पे देख के इतनी दिल खुश हो जाता था देख करके कि जैसे उन्हें लगा जिंदगी की बहुत बड़ी चीज उनको मिल गई है। क्योंकि ये केवल मकान 4 दीवारें नहीं है, बल्कि मकान के अंदर शौचालय भी है, पीने का पानी भी है, वहां पे गैस का चूल्हा भी है, वहां पे बिजली का कनेक्शन भी है। यानी उनको पंख मिल गया जिससे वो अपनी जिंदगी की जो आकांक्षा या विलासा है उनको पूरा कर सके। जो भगवान ने क्षमता दी, उस क्षमता के हिसाब से वो सब कुछ कर सके। जिस प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन का कार्यक्रम चला, ये देश की तस्वीर बदल दिया। मैंने लगभग 11 करोड़ हमारे स्वच्छ शौचालय शहरी और देहाती इलाके में, इतने सारे जो स्वच्छ शौचालय का जो कार्यक्रम चला, पूरे एक तस्वीर जो कि जहां देखी तहां गंदगी का ढेर पड़ा रहता था। जो परिवहन व्यवस्था में जिस प्रकार से हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन आया है। आप शहरों में देखिए कि मेट्रो का जिस तेजी से विकास हुआ है। मैंने 2014 के पहले केवल 5 शहर में मेट्रो था, वो भी 250 किलोमीटर नहीं था। जी। आज देखिए, जब हाल में प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था तो 1000 किलोमीटर से ज्यादा और 1 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर हर दिन मेट्रो के ऊपर चलते हैं हमारे देश में। देश में पहला रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट, जो कभी सोचा भी नहीं था, आज वो दिल्ली से मेरठ के बीच में 53 किलोमीटर का रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट जो चल रहा है। और आप जो दिल्ली से मेरठ चलने में आपको इतना वक्त लगता था, अब आप जब पूरा का पूरा 82 किलोमीटर चलेगा, मात्र आप अगर नॉन स्टॉप जाएंगे 35 मिनट में, अगर स्टॉप 15 स्टेशनों पर रुकते हुए जाएंगे तो आप केवल 55 मिनट में आप पहुंच सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन लोगों की जिंदगी के साथ हुआ है, जिसकी वजह से आप बिजली का कनेक्शन, आप बिजली इतनी इंपॉर्टेंट है। आज हमारी लाइफ में बिजली के बगैर कुछ चलता नहीं है। तमाम सारे हमारे गांव थे जहां पे बिजली नहीं थी, या बिजली पहुंच गई थी, वो आप कागज के ऊपर तो बिजली पहुंच गई थी, गांव के सरहद में बिजली का खंभा लग गया था, लेकिन घर घर में बिजली नहीं थी। जो हर घर तक बिजली पहुंची है आज की डेट में, किसी भी गरीब के घर में जब बिजली का बल्ब जलता है, जब वहां पे पंखा चलता है, वो भी सोचता है कि हम अब जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री का विकसित भारत का जो सपना है, इंक्लूसिव भारत, जहां पे कोई वंचित नहीं है। हर घर जल की जो कार्यक्रम है, हर नल में जल, चाहे शहरी इलाका हो चाहे ग्रामीण इलाका हो, तो जो हर घर में नल और हर घर में जल जो पहुंच रहा है, उसके माध्यम से कितना लोगों का स्वास्थ्य सुधर रहा है, स्वास्थ्य का बिल कम हो रहा है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक
बेहद, मैं कहता हूँ बेमिसाल है ये जो पिछले 10-11 साल का, जब कभी इसकी समीक्षा की जाएगी तो लोग कहेंगे कि क्या ऐसा भी संभव था, ऐसा भी कोई कर दिया। और उसके पीछे केवल एक ताकत है, वो ताकत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है उनका सीधा सीधा, मैं कहता हूँ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कोई भी प्रोग्राम उसमें हर चीज में सीधे सीधे वो सबका, उनका वो तेज, उनका जो ऊर्जा है वो सबको लाभ मिलती है। निश्चित तौर पर देश में जो अलग अलग हिस्सों में जो विकास कार्य हुए हैं, दीपक जी आपके पास आऊंगा। जो सुदूर क्षेत्रों की बात करते हैं हम लोग, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, जहां पर पहुंच पाना, विकास कार्यों का पहुंच पाना बेहद मुश्किल था, आज हम देख रहे हैं वहां तेज गति से विकास हो रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बेहद कमी आई है। आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, एकदम आपने सही कहा। जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था कि जो है हाउ टू एलिमिनेट नक्सलाइट्स और द व्हाट वी कॉल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। So the only way out is to take the infrastructure, take the development to people. It is, people don't go for these extreme steps or join the extremist for the sake of just doing it, because once they have opportunity they will not do it. और अगर इसको देखेंगे आप तो ये बहुत ही सिस्टमिक तरीके से, थोड़ा पहले से जरूर काम चल रहा था, 2014 के बाद इसको बहुत गति पकड़ा था कि किस तरह से हम जितने भी नक्सल प्रभावित एरिया हैं वहां पे किस तरह से आपको रोड नेटवर्क को पहुंचाना। अगर आप को मैं अभी बताऊं, जैसे गृह मंत्री ने कहा है कि बाय नेक्स्ट मार्च 2026 मार्च this entire menace will be over. One of the basic focus is to take roads to each and every affected area. और बड़ा फोकस तरीके से हर मंत्रालय को कहा गया है कि आप इनको ये काम को जरूर टाइम पे कंप्लीट करना। तो इसके कारण हम आप देख रहे हैं आज की जो है वो जो नक्सल एक्टिविटी घटा है, एंड द वे देयर लीडर्स आर बीइंग एलिमिनेटेड, आई थिंक दैट्स आल्सो गोइंग टू पेव अ वे, क्योंकि आपका जब लीडरशिप उसका भी खत्म होगा, देन पीपल विल स्टार्ट कमिंग बैक टू द सिस्टम। एंड द बेस्ट पार्ट व्हाट दुर्गा शंकर सर सेड, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब होता है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट इंक्लूसिव, एक्चुअली इट गिव्स द रियल सोशल जस्टिस, everyone gets the benefit of that, so there is no discrimination of caste, creed, religion or sex. So at the end of the day जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, चाहे रोड हो, रेल हो, अब हवाई अड्डा हो, आप पोर्ट कनेक्टिविटी हो, ये जो विकास है ये सब कुछ होता है जी। और इसी के कारण ही सारा परिवर्तन आता है। मुझे जो एक बहुत बड़ा इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बदलाव आई है, मुझे ये लगता है इसको खाली हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बदलाव की नजर से ना देखें, इसको देखें इसका ह्यूमन एंगल इज सो मच। People who did not have any access to other things, now they can actually, because of the roads, like most of the rural villages have been now connected with PMGSY, जो हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना है। आप नेशनल हाईवे आपके घर के करीब आ रहा है, स्टेट्स को पैसे दिए जा रहे हैं। इट्स नॉट दैट सेंटर इज ओनली स्पेंडिंग मनी ऑन सेंट्रल प्रोजेक्ट्स, सेंटर इज गिविंग सो मच ऑफ असिस्टेंस टू द स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। So when all these things are happening, I think the change is happening from ground to the top, and everyone is getting benefit of it. थैंक यू वेरी मच। निश्चित तौर पर पिछले 11 वर्षों में भारत ने बुनियादी ढांचे में एक ऐतिहासिक क्रांति देखी है, जिसने देश की प्रगति को नई दिशा और गति दी है। रेलवे, हाईवे, पोर्ट और एयरपोर्ट, हर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ है, जिससे नागरिकों का जीवन सुविधाजनक हुआ है। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 11 वर्षों के दौरान भारत के बुनियादी ढांचे में नई क्रांति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के पूर्व सचिव और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार और वरिष्ठ पत्रकार दीपक कुमार दास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार नव विक्रम सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSGtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।